बच्चों की मौत के बाद सवाल खड़ा हो गया है कि क्या करोड़ों रुपए का चंदा लेने वाली नारायण सेवा संस्थान में सब कुछ सही चल रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता और आरटीआई एक्टिविस्ट महावीर सिंह तंवर ने आरोप लगाया है कि संस्थान द्वारा एक ही कार्य के लिए सरकार से अनुदान भी और लोगों से चंदा भी लिया जा रहा है और जमकर धोखाधड़ी की जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। पिछले महीने उदयपुर के नारायण सेवा संस्थान की ओर से संचालित स्कूल में फूड पॉइजनिंग से 3 बच्चों की मौत का मामला सामने आया था, जिसके बाद मामले को लेकर कलेक्टर चेतन देवड़ा की ओर से कमेटी बनाई गई। इस कमेटी ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में माना कि नारायण सेवा संस्थान के विबंधित केंद्र में कई खामियां थी, जिसके चलते बच्चों का स्वास्थ्य खराब हुआ। जानकारी के मुताबिक नारायण सेवा संस्थान द्वारा बच्चों की मौत का ये मामला दबाने का प्रयास किया जा रहा है और मामले में लीपापोती के लिए अपने रसूख का इस्तेमाल कर रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता और आरटीआई एक्टिविस्ट महावीर सिंह तंवर का आरोप है कि संस्थान में अनियमितताओं की ये कोई नई वानगी नहीं है। वर्षों से इस संस्थान में कई अनियमितताएं सामने आई है, चाहे वो घोटाले से जुड़ी हो या फिर युवती की मौत से जुड़ी, जिसमें ये तो वो मामले हैं जो अखबारों की सुर्खियां बन जाते हैं, लेकिन जो मामले संस्थान द्वारा दबा दिए जाते हैं उनकी तो गिनती ही नहीं है। ऐसा सर नारायण सेवा संस्थान है उदयपुर में, उसके पुनर्वास केंद्र है। उसके अंदर जो है कुछ समय पहले 3 बच्चों की मौत हो गई थी। विबंधित बच्चे थे जिनकी मौत हुई फूड पॉइजनिंग से। तो जो प्रारंभिक जांच पड़ताल हुई उसमें श्रीमान चेतन जी देवड़ा हैं, कलेक्टर उदयपुर, उन्होंने ये माना कि साहब ये जो मौतें हुई है, 3 मौतें जो हुई है वो हुई है लापरवाही की वजह से। मतलब संस्थान की इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही थी जिसकी वजह से मौतें हुई है। हम ये चाहते हैं कि वो जो लापरवाही हुई है ना, और जो 3 विबंधित बच्चों की जो मौतें हुई उसके खिलाफ जो है एक एफआईआर लॉन्च हो। मतलब एक ही काम के लिए 3 जगह से फंड को रेज किया जा रहा हो। तो हम ये चाहते हैं कि ये अपनी जो एनुअल जो इसकी बैलेंस शीट है, मतलब प्रॉफिट लॉस की जो बनाते हैं ये एनुअल, चाहे वो नो प्रॉफिट नो लॉस की हो, जो भी बनाते हैं उसको सार्वजनिक करें और केक जो है वो डेप्यूट करें अपने आदमी, और जो है इस संस्था की ऑडिट हो तो जनता के सामने आए कि साहब इसका फंड में कोई ये घापड़ झापड़ तो नहीं चल रहा। क्योंकि एटीजी में जो रिबेट मिलती है उसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसा सुनने में आता है, कुछ हो सकता है कोई प्रॉब्लम। तंवर के मुताबिक संस्थान द्वारा विभिन्न देशों में अलग अलग शाखाएं खोली गई है। विदेशों में स्थित कार्यालयों द्वारा भारत में उन कार्यक्रमों के लिए चंदा इकट्ठा किया जाता है जिसके लिए पहले ही सरकार से अनुदान लिया जा चुका है। ऐसे में ये सवाल उठता है, क्या ये वहाँ के दानदाताओं के साथ धोखाधड़ी नहीं है? क्या ये वहाँ के दानदाताओं के साथ धोखाधड़ी नहीं है? क्या ये वहाँ की सरकार के साथ धोखाधड़ी नहीं है? कई घटनाक्रम की कड़ी से कड़ी जुड़ने के बाद संस्थान जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। संस्थान से जवाब मांगते सवाल, दूर प्रदेशों के दिव्यांगों को किस प्रकार यहाँ लाया जाता है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि दिव्यांग एजेंटों द्वारा यहाँ लाए जाते हो? क्या एजेंट इनसे ऑपरेशन करवाने की एवज में पैसा तो नहीं ऐंठते? इन्हें ऑपरेशन के बाद 7 से 11 दिन तक रोकने के क्या कारण है? क्या कारण है कि विभाग राज्य की प्रतिष्ठित संस्था महावीर विकलांग समिति को पैसा नहीं देकर इस संस्था को ही करोड़ों रुपया देती है? क्या सीएजी द्वारा कभी संस्थान का लेखा परीक्षण करवाया गया है? विभाग की शर्तों के अनुसार संस्थान इस अनुदान के अलावा किसी से भी इस मद में पैसा नहीं ले सकती। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसी मद में संस्थान द्वारा किसी और कंपनी से सीएसआर मद में या विदेशों से एफसीआरए के तहत पैसा बटोरा जा रहा हो? क्या कारण है कि संस्थान विदेशों से केवल अपनी ब्रांचों के द्वारा ही फंड ट्रांसफर करती है? जिन देशों से अपनी ब्रांचों के द्वारा फंड प्राप्त किया जाता, क्या वहाँ के नियम इसकी इजाजत देते हैं? क्या प्रवर्तन निदेशालय ने कभी संस्थान या निदेशकों, नजदीकी रिश्तेदारों, परिचितों के बैंक खातों, संपत्तियों की जाँच की है? संस्थान द्वारा किन किन और सरकारी विभागों से अनुदान या रियायतें ली जा रही है? क्या संस्थान सभी सरकारी अनुदानों या रियायतों का सदुपयोग कर रही है? संस्थान के निजी दानदाता कौन? क्या संस्था इनकम टैक्स के एटीजी आदि नियमों का उल्लंघन तो नहीं कर रही? क्या संस्था कहीं काले धन को सफेद करने का अपराध तो नहीं कर रही? इस संस्था के कर्ता धर्ताओं द्वारा और कितने सेवा संस्थान ट्रस्ट संचालित किए जा रहे हैं? आखिर इन्हें और संस्थान ट्रस्ट खोलने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या संस्थान अपनी ऑडिट रिपोर्ट को सार्वजनिक करेगी? इसके अलावा अगर पुनर्वास केंद्र में 3 बच्चों की मौत के मामले की बात करें तो इसमें भी कई सवाल सामने आ रहे हैं। नारायण सेवा संस्थान द्वारा संचालित पुनर्वासन केंद्र के संचालन का जिम्मा किस पर है? बच्चों की बिस्तरा रिपोर्ट में क्या आया? आखिर कलेक्टर महोदय और स्वास्थ्य अधिकारी जांच रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे? आखिर क्यों संस्थान में मरीजों की संख्या के मुताबिक कर्मी उपलब्ध नहीं है?
क्या संस्था में योग्य और प्रशिक्षित कर्मियों की कमी है? क्या संस्था के डॉक्टर या नर्सिंग कर्मी प्रशिक्षित हैं? इन 3 विबंधित बच्चों की मौत के क्या वास्तविक कारण थे? क्या ये सही है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा करवाए गए सैंपल की जांच के अनुसार संस्थान निम्न गुणवत्ता वाले अखाद्य पदार्थों का उपयोग कर रही है? क्या संस्थान के कर्ता धर्ता विबंधित बच्चों की गैर आदतन हत्या के दोषी नहीं है? आखिर क्यों पुलिस एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच नहीं कर रही है? क्या नारायण सेवा संस्थान द्वारा मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है? क्या संस्थान मामले में लीपापोती के लिए अपने रसूख का इस्तेमाल कर रहा है? कलेक्टर महोदय द्वारा करवाई गई जांच के अनुसार क्या ये सही है कि विबंधित केंद्र में खाना बनाने और पीने के पानी में ई. कोलाई बैक्टीरिया की उपलब्धता थी और सीवरेज सिस्टम के बोरवेल के करीब होने से पेयजल दूषित हो रहा है? ऐसी घटना की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए? जांच में दोषी मिलने पर प्रशासन द्वारा संस्थान पर क्या कार्रवाई की जा रही है? क्या कलेक्टर महोदय मामले में संस्था प्रमुखों पर लापरवाही को लेकर संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज करवाएंगे? बहरहाल ये वो सवाल है जिनके जवाब मिलना बेहद जरूरी है। अब देखना होगा कि आखिर इन सवालों को लेकर क्या कार्रवाई की जाएगी। निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।